नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी असल में काम कैसे करती है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और इसके बेसिक्स को समझने के लिए हम भारत को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी इकोनॉमी के 3 मेन हिस्से कौन से होते हैं। फिर ये जानेंगे कि अलग-अलग देश किस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम अपनाते हैं। इसके बाद हम भारत की मशहूर पंचवर्षीय योजनाओं पर एक नज़र डालेंगे और ये भी समझेंगे कि किसी देश की तरक्की को नापते कैसे हैं। फिर इन सब बातों को बिहार की इकोनॉमी के केस स्टडी से जोड़कर देखेंगे और आखिर में हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी टिकाऊ विकास के बारे में। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। किसी भी देश की इकोनॉमी, चाहे वो कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना लगे, उसे मोटे तौर पर 3 मेन हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल, किसी भी देश का पैसा, उसकी दौलत आती कहां से है? इसका जवाब किसी खजाने की कहानी में नहीं है, बल्कि ये छिपा है उस देश के लोगों के रोजमर्रा के काम में। यही जो सारे काम धंधे हैं, ये मिलकर इकोनॉमी के अलग-अलग सेक्टर बनाते हैं। तो ये तीनों सेक्टर एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? इसको ना एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर, जहां किसान गेहूं उगाता है। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर, जहां कोई फैक्ट्री उसी गेहूं से बिस्किट बनाती है। और आखिर में आता है टर्शरी या सर्विस सेक्टर, जिसमें एक ट्रक उन बिस्किट्स को दुकानों तक पहुंचाता है और बैंक इस पूरे लेन देन में पैसों की मदद करता है। मतलब एक ने उगाया, दूसरे ने बनाया और तीसरे ने सर्विस दी। ठीक है, तो अब हम इकोनॉमी के ये 3 हिस्से तो समझ गए, लेकिन अगला सवाल ये है कि कोई भी देश इन सब एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कैसे करता है। मतलब इस पूरे खेल के नियम क्या हैं। यहीं पर बात आती है अलग-अलग इकोनॉमिक सिस्टम्स की। यहां जो मजेदार बात है वो सिर्फ ये 2 सिस्टम नहीं है, बल्कि इनके पीछे की 2 बिल्कुल अलग सोच है। एक तरफ है कैपिटलिज्म या पूंजीवाद। यहां सारा खेल प्रॉफिट का है। प्राइवेट कंपनियां रेस में सबसे आगे निकलना चाहती हैं। और दूसरी तरफ है सोशलिज्म यानी समाजवाद। यहां सरकार का मेन मकसद समाज के भलाई करना है, सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं। लेकिन असल दुनिया में ना ज्यादातर देश इन दोनों में से कोई एक रास्ता नहीं चुनते। वो बीच का रास्ता अपनाते हैं, जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें प्राइवेट कंपनियों की तेजी भी मिल जाती है और सरकार की तरफ से सोशल सिक्योरिटी भी। भारत इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। यहाँ प्राइवेट कंपनियां भी हैं और सरकारी बैंक भी। अब भारत के इस मिक्स मॉडल को ठीक से समझने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री में जाना होगा। एक ऐसा दौर जब देश का विकास पूरी प्लानिंग के साथ किया जाता था, और ये प्लानिंग होती थी पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत ने अपनी इकोनॉमिक जर्नी शुरू कहां से की थी। आज़ादी के टाइम भारत की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी सिर्फ और सिर्फ खेती थी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि देश की किस्मत पूरी तरह मॉनसून पर टिकी थी। अब इस अनिश्चितता से बाहर निकलने और इंडस्ट्री की तरफ बढ़ने के लिए एक मजबूत और सोची समझी प्लानिंग की सख्त जरूरत थी। और यही प्लानिंग थी पंचवर्षीय योजनाएं। देखिए, 1950 में प्लानिंग कमीशन बना और 1951 से देश को विकास की पटरी पर लाने का ये सिलसिला शुरू हो गया। ये सिस्टम 2015 तक चला, जब प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग ने ले ली। और नीति आयोग का काम कंट्रोल करना नहीं, बल्कि एक थिंक टैंक की तरह सलाह देना है। तो ठीक है, इतनी सारी प्लानिंग और पॉलिसीज तो बन गई, पर हम ये पता कैसे लगाते हैं कि कोई देश सच में तरक्की कर भी रहा है या नहीं? मतलब डेवलपमेंट को नापने के भी तो कुछ पैमाने होंगे ना? तो हम ये कैसे तय करते हैं कि कोई देश डेवलप्ड है या डेवलपिंग? ये सिर्फ एक टैग नहीं है, ये किसी भी देश की इकोनॉमिक हेल्थ का एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है। और इस रिपोर्ट कार्ड को तैयार करने के लिए कुछ खास चीजों पर नजर रखी जाती है। देखिए, किसी देश की तरक्की को सिर्फ उसके खजाने में रखे पैसों से नहीं नापते हैं। असली पैमाना तो वहां के लोगों की जिंदगी है। मतलब हर इंसान औसतन कितना कमाता है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं और उनकी हेल्थ कैसी है। ये तीनों चीजें मिलकर ही किसी देश की असली तस्वीर बनाती हैं। लेकिन इन सब पैमानों के बावजूद सच तो ये है कि दुनिया अक्सर सबसे पहले नेशनल इनकम ही देखती है। जिस देश की इनकम ज्यादा होती है उसे आमतौर पर डेवलप्ड मान लिया जाता है। तो ये बात तो साफ है कि डेवलपमेंट की इस रेस में आर्थिक मजबूती सबसे बड़े फैक्टर्स में से एक है। चलिए, अब तक हमने जितनी भी बातें की हैं, उन्हें एक असल दुनिया के एग्जाम्पल से समझते हैं। हम भारत के एक राज्य बिहार की इकोनॉमी पर एक नजर डालेंगे। अब जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की हमने बात की थी, उनके हिसाब से बिहार को काफी समय से भारत के कम विकसित राज्यों में गिना जाता रहा है। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों है?
इस क्यों का जवाब ना एक दो नहीं बल्कि कई वजहों से जुड़ा है। ये बिहार की इकोनॉमिक और सोशल दोनों तरह की चुनौतियों से जुड़ा है। तो चलिए इन वजहों को जरा गहराई से देखते हैं। तो यहाँ 3 बड़ी वजहें साफ दिखती हैं। एक, तेजी से बढ़ती आबादी। दूसरा, खेती पर बहुत ज्यादा निर्भरता। ये दोनों मिलकर राज्य के रिसोर्सेज पर जबरदस्त दबाव डालते हैं। और रही सही कसर, बाढ़ और सूखे जैसी कुदरती आफतें पूरी कर देती हैं, जो हालात को और भी मुश्किल बना देती हैं। ये आंकड़े तस्वीर को और भी साफ कर देते हैं। बिहार की ज्यादातर आबादी अपनी रोज रोटी के लिए खेती पर निर्भर है, और साथ ही ये भारत का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य भी है। अब ये दोनों चीजें जब एक साथ मिलती हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती हैं। अब इन चुनौतियों से निपटने के लिए नेशनल लेवल पर भी कुछ कदम उठाए गए हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है नरेगा यानी NREGA प्रोग्राम। इसका मकसद ये है कि गांव में रहने वाले परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का काम तो मिले ही मिले। ये एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है, ताकि मुश्किल वक्त में लोगों को कुछ सहारा मिल सके। और आखिर में चलिए अब भविष्य की तरफ देखते हैं। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए जो लंबे समय तक टिक सके। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का असली मतलब है। इसका सीधा सा आइडिया ये है कि हम आज अपनी ज़रूरतें तो पूरी करें, लेकिन इस तरह से कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मौके कम न पड़ जाएं। मतलब आज और कल के बीच एक बैलेंस बनाना। और हमारा ये पूरा विश्लेषण इसी एक बड़े सवाल पर आकर खत्म होता है। शायद यही आज की इकॉनमी का सबसे बड़ा चैलेंज है कि तरक्की कैसे की जाए, ऐसी तरक्की जो सबके लिए हो, सबको साथ लेकर चले और हमारे प्लैनेट को भी बचाए रखे। इस जरूरी सवाल पर हमारे साथ सोचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।